नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। एक बार फिर छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी है और ये लग रहा है कि शायद युद्ध रुक जाए। तो क्या ये परमानेंट स्थायित्व की तरफ जा रहे हैं या फिर कुछ और इसके पीछे चाल चली जा रही है? सोने और चांदी में क्यों अचानक से मजबूती दिखाई दे रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विश्लेषक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और शरद कोहली के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं युद्ध रुकने की बात, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या चल रहा है ये? देखिए, 14 दिन लगातार बमबारी चलती रही। हाँ। उसके बाद सैटरडे को कोई बमबारी नहीं हुई। तो इसके कारण देख लेते हैं हम क्यों अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। हाँ। मजबूर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ये बमबारी रोकने के लिए। जी। तो इसके लिए मुख्यतः आपको मैं 3 कारण बताना चाहूंगा। जी। पहला कारण, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, जिसको सेंट कॉम कहते हैं। आप देखते होंगे अक्सर मीडिया में ये शब्द इस्तेमाल होता है, सेंट कॉम ने ये कहा, सेंट कॉम, हाँ। इसको सेंट्रल कमांड कहते हैं। ये अमेरिका का वो कमांड सेंटर है जो कि इस मिडिल ईस्ट में होते हुए लड़ाई को कमांड कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल ब्रैड कूपर। हम्म। ये सेंट कमांड के चीफ हैं जो सारे इस युद्ध को नियंत्रित, इंस्ट्रक्शन होती है राष्ट्रपति ट्रम्प की, और आगे उसको एक्सपेडाइट करते हैं ब्रैड कूपर। इन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को जाके बताया कि हमारी जो 2 प्रकार की मिसाइल्स हैं, क्योंकि ईरान ने लगातार जॉर्डन, बहरीन और हम्म। कुवैत पर लगातार हमले चल रहे थे उनके अमेरिकन बेसिस पर। उनकी मिसाइल्स को काटने के लिए इन्होंने इंटरसेप्टर मिसाइल चलाई थी 2 तरीके की, एक थी पेट्रियट और एक थी थार्ड, THAAD, थार्ड मिसाइल। ये दोनों मिसाइल्स का जो जखीरा है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। हम्म। और ये जखीरा समाप्त होना इनके लिए चिंता की बात थी, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहाँ से उठा के काफी मिसाइल्स वहां भेजी थी पिछले कुछ दिनों में। और ईरान लगातार मिसाइल्स बरसा रहा था, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये मिसाइल्स का प्रयोग किया जाए। बहुत महंगी मिसाइल होती है बाय द वे। हम्म। पेट्रियट और थार्ड दोनों मिसाइल बहुत महंगी मिसाइल है। तो इनके एडमिरल साहब ने कहा ट्रम्प को कि भैया, हमारी मिसाइल ठीक है, हम मारते रहे उनकी तो, और उनकी सैन्य क्षमता को हम ध्वस्त तो कर देंगे, पर इन द प्रोसेस हमारी ये मिसाइल्स बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली हैं। हम्म। और ये चिंता की बात थी अमेरिका के लिए, क्योंकि कल को मान लीजिए अमेरिकी भूमि पर सीधा अटैक होता है हाँ। किसी वजह से, तो पता लगा इनके पास तो इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ बता ही नहीं। इनका डिफेंस सिस्टम ही काम कैसे करेगा? जब वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है मिसाइल को, मिसाइल चलेगी नहीं, मिसाइल होगी नहीं। तो इनको खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा भले ही हमारे में पूरी क्षमता है, पर ये एक तरह से, अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं तो खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी। पहला कारण। दूसरा कारण, क्रूड ऑयल के दाम, ऐसा लग रहा है विक्रांत कि जब जी। $100 के आसपास जाते हैं हाँ। तो राष्ट्रपति ट्रम्प के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि $100 के दाम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी काफी हलचल मचा देते हैं। और वहां पर ऑयल कंपनी बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। हमारे यहाँ जैसे नहीं है कि कीमतें काफी दिन तक वही बनी रहती हैं, बहुत दिनों बाद जिसको बोलते हैं कानों पे जूं रेंगती है, ऐसा नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी वहां पर बहुत सक्रिय हैं और फौरन रिएक्ट करती हैं। हम्म। तो ऐसा लगता है $100 से ऊपर जाती हैं तो ये युद्ध में से हाथ खींच लेते हैं। टैको, हम्म। ठीक है, इसका हम कई दफे जिक्र कर चुके हैं। तो और जब ये $75 के आसपास आती हैं तो ऐसा लगता है कि फिर राष्ट्रपति ट्रम्प का मन करता है अब लड़ाई छेड़ दो, अब कीमतें ठीक आ गई हैं। हाँ। कुछ इस तरीके का माहौल मुझे नजर आ रहा है। तो क्रूड ऑयल की कीमतें दूसरा वो कारण रहा। और तीसरा कारण, हम्म। नजदीक आते हुए चुनाव। हाँ। क्योंकि क्योंकि आपको मैंने अभी, हमने पीछे बात की थी कि जो वोटिंग हुई थी उसमें $73 बिलियन इनको मिल तो गया, पर बहुत नैरो मार्जिन, 214 216 के वोट से मिला। हम्म। दूसरा, इनको युद्ध रोकने के ऊपर वोटिंग हुई, वो ये वोटिंग हार गए, पर क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, वो भी एक असर रहा कि ज्यादातर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो लोग हैं वो इस युद्ध के फेवर में नहीं है। और नजदीक आते हैं इलेक्शन, तो कोई मतलब जनमत, अगर मैं कहूं तो जनमत जो था, ऐसा लग रहा है इनको इनके साथ इस युद्ध में नहीं है, तो इन्होंने उसको फिलहाल रोका है। हाँ। अब इस युद्ध के रुकने से क्रूड ऑयल के दाम जो कि 100 102 के बीच में पहुंच गए थे, अब वो गिर के इस समय जब मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे 91 रुपए, 92 रुपए के बीच में दिखाई दे रहे हैं, और 92 के आसपास आ गए, बल्कि 91 90 के बीच भी अभी थोड़ी देर पहले छू गए थे। तो लगा ऑलमोस्ट 10% की शार्प करेक्शन मानी जाती है ये, एकदम से कच्चे तेल के दाम में आई। रुपया भी सुधर के 96 के नजदीक आ गया है, जो 97 के नजदीक जाने लगा था।
और उसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स में 4.7 से थोड़ी सी ठंडी होके 4.6 4.65 के करीब आई है। डॉलर इंडेक्स कोई खास बदलाव नहीं, 101 के आसपास है, जो 102 के आसपास जाने लगे थे। ठीक है, थोड़ा हम ठंडा होना महसूस करते हैं, पर इस बार मुझे लगता है सोने चांदी की अगर हम बात करें तो सोना $4100 से ऊपर इस समय भी, जब मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने स्क्रीन है, तो 4102 $4103 है। सुबह ये $4150 तक इसने छुआ था, सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, यानी कि अमेरिकी देर रात की मैं बात कर रहा हूँ। कुल मिला के ये जो $4050 के आसपास घूम रहा था, $4060 के आसपास घूम रहा था, वहां से इसमें थोड़ी और मजबूती आई है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में कमी हुई है। इस बार सोने चांदी ने इंतजार नहीं किया हाँ। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के रिएक्ट करने का, क्योंकि मार्केट इस टाइम वहां बंद होती है। तो डीएक्सवाई, डॉलर इंडेक्स को बाय द वे डीएक्सवाई कहते हैं, तो डीएक्सवाई इससे पहले कि कूल डाउन हो, सोने चांदी ने पहले ही रिएक्ट कर दिया। इस बार उन्होंने जंप मार दिया बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो वहां पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है। और बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है ये। हम्म। 28 और 29 को फेड की मीटिंग है। हम्म। मुझे पूरा यकीन है कि फेड रेट तो नहीं बढ़ाएगा, ना ही रेट घटाएगा, हम्म। पर ये कह सकता है कि सितंबर में बढ़ाए जाएंगे, या हाँ। दिसंबर में बढ़ाए जाएंगे, या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 में बढ़ाए जाएंगे। अगर उन्होंने बढ़ाने का जिक्र भी कर दिया तो सोना चांदी एक बार फिर प्रेशर में आ सकता है। हम्म। जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग सोने चांदी की कीमतों को रोज ट्रैक करते हैं, जूलर्स हैं, उनको इस बात को नोट करना चाहिए कि फेड की जो कमेंट्री होगी, यानी कि जो गाइडेंस नोट जिसको हम कहते हैं, वो होगा, उस पर ध्यान रखें। रेट मुझे घबटने और गड़ने के कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, रेट जस के तस बने रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प के आदमी है केविन वॉश, हम्म। तो मुझे नहीं लगता वो इतनी हिमाकत कर सकते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रम्प के रहते हुए वो रेट बढ़ा दें और अमेरिका में पैसा महंगा हो जाए, और हम्म। उसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था, बिजनेसमैन है वो, पैसा महंगा होता किसी भी बिजनेसमैन को पसंद नहीं होता है। तो ये पोजीशन है सोने चांदी की, बहुत महत्वपूर्ण। मुझे लग रहा है इस हफ्ते में सोने चांदी में बहुत तेज आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और 29 तारीख को कॉमेक्स की एक्सपायरी भी है, सोने पे सुहागा। हाँ। 28 29 को फेड को मीटिंग, और सोने पे सुहागा 29 तारीख को मीटिंग है फेड की भी। हाँ। तो फेड की मीटिंग, ऊपर से कॉमेक्स की एक्सपायरी, सब हम्म। एक ही डेट को पड़ रही है। तो आज से लेके और 30 तारीख तक आप जो है सोने में काफी, जिसको बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड, जैसे समुद्र जब उग्र हो जाता है तो उसकी लहरें ऊपर नीचे बहुत बहुत उफान मचाती हैं, तो काफी उफान आपको मचता दिखेगा दोनों तरफ। तो ये सोने चांदी वालों को तैयार रहना चाहिए। जहां तक शेयर मार्केट की बात है विक्रांत, शेयर मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव इस खबर पे कि 2 दिन से बमबारी नहीं हुई, अब तो समझौता छोड़ बमबारी नहीं होना भी एक अच्छी हाँ। खबर मानी जाती है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो इसलिए ओमान ने कुछ मध्यस्थता, अभी मैं एक इंटरनेशनल चैनल पे था थोड़ी देर पहले, तो ओमान ने मध्यस्थता करी है। उस पर हाँ। मैंने बोला अभी कि इनकी बातचीत हो जाए किसी तरह। पर मध्यस्थता तो पहले पाकिस्तान ने भी की थी, बहुत हाँ। प्रयास हुए थे। मध्यस्थता मध्यस्थता पे मुझे अब इतना यकीन नहीं है। अब तो यह है इनकी, ट्रम्प साहब की इंटरनल कंपल्शंस जो है, आंतरिक जो इनकी मजबूरियां हैं, हाँ। वही इनको युद्ध रोकने से मजबूर कर सकती हैं। ईरान तो रिएक्टिव है। ईरान तो अब जब हमले, ईरान ने भी 2 दिन से कोई हमले नहीं किए, हम्म। इधर इन्होंने नहीं किए तो उन्होंने भी नहीं किए। ईरान के तो पलट वार होते हैं, ये वॉर करते हैं, ईरान पलट वॉर करता है। तो बाकी तेल की पोजीशन हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल बंद है। बाबल मंदेब पे हूथी और सऊदी की टेंशन भरपूर बनी हुई है। बिल्कुल। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई, आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले बात की थी वीकेंड पे, कि हाँ। कहीं चाइना और रशिया की एंट्री इसमें तो नहीं हो रही है, हाँ। जो हमें नहीं दिख रही है। और उसका सबूत मिल गया मुझे। देखिए, मैंने तो इस बात को बोला था, पर मुझे उसका सबूत मिल गया। हाँ। सबूत ये मिला कि यूक्रेन ने ईरान की शिप पर हमला कर दिया। हाँ। यूक्रेन ने ईरान की शिप पर हमला कर दिया। सोचिए आप, यूक्रेन रशिया का लड़ाई चल रही है, हाँ। क्योंकि उसको लगा कि इस शिप पर कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, डिफेंस का सामान, हम्म। रशिया और ईरान के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। कैस्पियन सी में ये हमला किया गया है। हाँ। और उसमें इतना इतना गुस्सा ईरान को इस बात पर आया कि ईरान ने यूक्रेनियन राजदूत को समन कर लिया है, उससे उसको बुलाया गया, उसको झाड़ लगाई है कि ये क्या बदतमीजी है। हम्म। और यूक्रेन कहता है हमने इसलिए किया क्योंकि हमें संदिग्ध तौर पे लग रहा है कि ईरान और रशिया के बीच में कुछ आर्म्स का आदान प्रदान चल रहा है। या हाँ। तो ईरान रशिया को कुछ दे रहा है, दोनों ही जो नेशन है वो युद्ध में है, या रशिया से ईरान कुछ आ रहा था, इधर से उधर जा रहा था, या उधर से इधर आ रहा था। बाकी बहरहाल रशिया और ईरान की जो नजदीकी है वो इसमें समझ में आ रही है। वो जो मैं आपको उस दिन बात कह रहा था, कहीं ना कहीं इसमें रशिया और चाइना की एंट्री बैक डोर से चुपचाप से हो सकती है। ये भी एक कारण हो सकता है विक्रांत, हाँ। राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे हटने का,
कि भैया ये तो मामला कुछ का कुछ हो जाएगा, हम तो ईरान को हराने चले थे, तो पीछे से मामला और बिगड़ जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है जो हमें अभी सामने, इसकी पुष्टि नहीं करी जा सकती, क्योंकि इसके राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस वजह से, क्योंकि जब तक किसी के मुंह से बात निकले नहीं। पर जो हमने बात कही थी, आप देखिए कि हम आपके चैनल पे जो जो बात हम डिस्कस करते हैं आपके और शरद कोहली ऑफिशियल पे, जी। वो कालांतर में, वो ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना मुझे ग्रहों की गणना पता है। हम हाँ। केवल आर्थिक आर्थिक आधार पर यह आकलन करते हैं, और वो घटना आपको दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते बाद वो आपको सही होते, वो एनालिसिस सही होता दिख रहा है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के जितने भी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, उनको यहाँ पर जो बातचीत सुनने को मिलती है वो हवा हवाई बातचीत नहीं होती है। बिल्कुल। उसके पीछे मैं सभी को बताना चाहूंगा, बहुत गहन विश्लेषण होता है, घंटों की मेहनत होती है। और मेरी पूरी टीम 10 लोगों की मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है, उसको हाँ। EAW में हम बोलते हैं यहाँ पर। हमारी जो KCC ग्रुप की एक डिवीजन है, एक हाँ। कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी है अब तो। बहुत गहन विश्लेषण आंकड़ों के आधार पर, जियो पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट्स के आधार आधार पर यह आकलन किया जाता है। तो वो जो हमने चाइना रशिया वाली बात की थी, यूक्रेन के इस हमले ने उस बात को सिद्ध कर दिया। बिल्कुल सर। और तो सर ये जो ब्रेक लगा है, इस ब्रेक को टेम्परेरी ब्रेक माना जाए या परमानेंट सॉल्यूशन भी निकल सकता है? इस तरीके की स्थिति भी बन रही है क्या? मजबूरी ब्रेक है, मजबूरी सीधी ब्रेक। सी बात है, ना हाँ। टेम्परेरी है ना परमानेंट है। हाँ। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प की डिक्शनरी में कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं होती, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अब तक ये तो हम सब जान चुके हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तभी आपने मुझे फार्मास्यूटिकल पे जो 2 साल बाद का टैरिफ लगाया, उसको हाँ। मैंने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। अरे 2 साल बाद तो ट्रम्प साहब के हिसाब से 2 युग बीत जाएंगे, ठीक है, हाँ। उसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा। लॉट ऑफ वाटर में फ्लो अंडर द ब्रिज, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये टेम्परेरी ना टेम्परेरी है ना परमानेंट है। बाकी मुझे लग रहा है विक्रांत के ये युद्ध अगर रुकेगा तो इसी प्रकार से किसी तरीके से रुकेगा। हाँ। मतलब ये बिना बोले रुकेगा कि अब बस ठीक है, अपने अपने घर चुपचाप बैठ गए और कुछ दिन बीत जाने दो और धीरे धीरे उन घाव को भुला दो। ये बातचीत के जरिए तो ये नहीं रुक रहा। बातचीत तो बहुत हो गई, बहुत मध्यस्थता करके देख ली, ये करके देख ली, क्योंकि क्योंकि बातचीत में जो स्टिकिंग पॉइंट्स है इस हाँ। समय विक्रांत, वो बहुत बहुत ही जटिल है। हम्म। ये टोल लेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, वो यूरेनियम का खात्मा, यूरेनियम एनरिचमेंट का खात्मा, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना, न्यूक्लियर वेपन ना बनाने देना, इस चीज पे ईरान मानने वाला है नहीं। तो ईरान मानने वाला है नहीं, अमेरिका मनवाता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, ये चलता चला जाएगा। तो इसमें मुझे लग रहा है खत्म करने का यही तरीका है कि हम्म। इसको इसका ध्यान राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की तरफ कर ले, और इलेक्शन पर ध्यान दे, अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, और धीरे धीरे करके ये अपने आप जो है मैटर मैटर ये दब जाए। यही एक तरीका नजर आता है। बाकी फिलहाल तो वो तरीका भी मुश्किल है, क्योंकि अभी घाव बहुत हरे हैं। सर थोड़ा सा अगर गोल्ड पर बात की जाए तो गोल्ड पिछले एक महीने में सर थोड़ा सा भले ही उसमें कम वृद्धि हुई, लेकिन दाम बढ़े हैं सोने में, जो उछाल देखा गया है। तो एक महीने में केवल एक बार वो 4,000 से नीचे भी गया था। तो सोने में इस तरह की पूरी स्थिति बनी हुई है इस समय दुनिया में, युद्ध की स्थिति और तमाम चीजें, सोने पर भारी प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद सोने ने अपनी मजबूती नहीं खोई। बॉन्ड पर भी, बॉन्ड्स के बाजार में भी ठीक ठाक उछाल है, उसके बावजूद सोना अपनी मजबूती बचा कर रख रहा है। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? और जैसे फेड की मीटिंग की आपने बात बताई कि उसमें भी अगले आने वाले समय में आगे रेट बढ़ सकते हैं, उसके बावजूद सोना अपनी मजबूती नहीं खो रहा है। ऐसी स्थिति में तो उसे बहुत नीचे और नीचे जाना चाहिए था। तो इसे किस तरीके से समझा जाए? जी हाँ, मैंने एक अलग से भी जो वीडियो डाला है शरद कोहली ऑफिशियल पे सुबह सुबह, आज मेरी टीम ने मेरे से डलवाया जब उनका प्रिलिमिनरी एनालिसिस सामने आया। हाँ। उसमें विक्रांत मैंने इस बात को बोला है कि जो अंडरटोन है गोल्ड की, वो बुलिश है। हाँ। मतलब जैसे ही नीचे गिरता है उसमें बाइंग आ रही है, अब हम्म। सोने में खरीदारी आ रही है, जो सोने को नीचे नहीं गिरने दे रही है। हम्म। और जो जो मंदड़िए हाँ। हैं ये शब्द शेयर हाँ। मार्केट से निकल के आता है, हाँ। बियर्स को कहते हैं मंदड़िए, बड़ा ही पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक शब्द है। तो हाँ। जो बिकवाली करने वाले हैं, अब वो अंधाधुंध बिकवाली करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं। हम्म। तो बिकवाली की मैं कहूंगा कि खरीदारी इतनी नहीं है, तो बिकवाली की कमी है, जिसकी वजह से जैसे ही 4,000 से नीचे जाता है तो जो नॉर्मल नॉर्मल कोर्स में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसको वापस ऊपर वहीं ठहरा देते हैं। और क्योंकि बिकवाली नहीं है, तो जो नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो उसको फिर $4100 की तरफ भी ले जाते हैं। तो इससे इससे ये पता लग रहा है कि सोना यहाँ से अगर अगर बहुत ज्यादा
कुछ उथल पुथल क्रूड ऑयल वगैरह में नहीं होती है, हम्म। तो सोना यहां से ऊपर जाने के लिए एक बेस तैयार कर रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली चला जाएगा। मेरा जो 2 से 5 साल का नजरिया है विक्रांत, मैं उस पर कायम हूं, मैं उस पर जस का तस हूं। उससे पहले भी ये दौर आ सकता है जब आपको सोना, हो सकता है कि इस साल के अंत तक, ये अमेरिकी इलेक्शन के आसपास, अमेरिकी इलेक्शन के बाद, या 2026 का अंत होते होते ये हाँ। दौर इसमें शुरू हो जाए। फिलहाल जब तक ये युद्ध में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, हम्म। ऐसे में हम सोने को कह दें कि वो अब घुमाव ले चुका है या ऊपर की तरफ जा चुका है। बहुत सारे, मैं यूट्यूब पे थंबनेल्स देख रहा था, क्या हम्म। सोने में शुरू हो गया बुल रन, क्या सोने का सबसे खराब दौर पीछे रह गया, क्या सोने ने अब अपनी आगे की चाल शुरू कर दी। कुछ ज्योतिषीय आकलन भी मुझे दिख रहे थे, क्या सोने में आने वाला है आप ताबड़तोड़ तेजी। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कौन कौन से मैंने थंबनेल्स पे पढ़े। हम्म। क्या सोने में अब आने वाला है तूफान, क्या हाँ। सोने का तूफानी दौर फिर शुरू होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए वो ठीक है, थंबनेल एक 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 सीटीआर होता है। आप तो खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मेरा भी चलता है। हाँ। क्लिक थ्रू रेट होता है, उस रेट को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि कुछ ना कुछ ऐसी सेंसेशन वो अपने थंबनेल में खड़ी करे, हाँ। जिससे कि लोग बस उंगली दबा दे किसी तरह, बस उसको चला दे वीडियो को। पर हकीकत यह है कि जब तक ये अनिश्चितता का माहौल है, तब तक ये उतार चढ़ाव के दौर आते रहेंगे। पर ये बात, जो हमने बात इस आपके इस सवाल से शुरू करी थी, उस बात से काफी उम्मीद की किरण जागती है हम्म। कि नीचे के लेवल पर बाइंग अब आ रही है। हम्म। अब या तो ये मंदड़िए बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए तो ऊपर चढ़ने लग जाएगा, या कोई बैंक आके बड़ी खरीदारी एक साथ कर ले, हम्म। तब हो जाएगा। या फिर ये क्रूड ऑयल के दाम यहाँ से नीचे गिर जाएं और राष्ट्रपति ट्रम्प के अपने देश में महंगाई जो है वो उसका अब हो जाए कि अब तो महंगाई बढ़ेगी नहीं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मुझे लग रहा है इसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। हाँ। मार्केट की भाषा में इसको कंसोलिडेशन, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, कंसोलिडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, या आप बताएं क्या बोलते हैं विक्रांत कंसोलिडेशन को हिंदी में? कंसोलिडेशन के लिए उचित शब्द तो सर चलिए ढूंढ लीजिएगा, आप ढूंढ हाँ, लीजिएगा। पर ये बिल्कुल। कंसोलिडेशन फेस है। कंसोलिडेशन का मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि हाँ। जब एक ही कीमत के आसपास कोई भी एसेट क्लास हाँ। बहुत दिनों तक जम जाती है, वहीं खड़ी रहती है, उसके उसी के आसपास घूमती रहती है, ना ज्यादा नीचे जाती है ना ज्यादा ऊपर, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और ये किसी एसेट क्लास की मूवमेंट में एक हेल्दी होता है, हम्म। हेल्दी लेवल होता है कि यहाँ पर आके अब तो इसको बेस बनना कहते हैं। जब हम चार्ट्स भी प्लॉट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हम्म। तो उस चार्ट में भी इस लेवल को बहुत महत्व दिया जाता है कि कहाँ आकर उसको सपोर्ट मान लिया जाता है। और हम्म। कई बार जब बेरिश हो तो इसको इसको रेजिस्टेंस भी मान लिया जाता है। पर फिलहाल मैं इसको एक सपोर्ट लेवल मान रहा हूं, क्योंकि मार्केट काफी करेक्ट हुई थी सोने चांदी की। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि चांदी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जी। कि इस समय अगर हम सोने की बात करते हैं, तो यही फैक्टर्स आप फिलहाल के लिए मैं जोर देके कह रहा हूं, फिलहाल के लिए आप चांदी के लिए भी लगा सकते हैं। हम्म। क्योंकि सोना चांदी लगभग लगभग, हम जीएसआर पर भी नजर रखते हैं, जिसको गोल्ड सिल्वर रेशियो बोलते हैं, 1:60, 64, 62, 58, 59, 61, लगभग 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 ये जीएसआर उसी के आसपास अभी तो। मतलब सोने चांदी को ऊपर और नीचे ले जाने वाले फैक्टर्स लगभग एक जैसे हैं। इसलिए जब हम सोने की बात करें, तो जो हम्म। चांदी के फैंस हैं, जो चांदी के निवेशक हैं, जो चांदी के एनालिस्ट हैं, चांदी के ट्रेडर्स हैं, वो इन्हीं चीजों को चांदी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे सर इस जो जिस जिस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हैं उसमें मुझे लगता है सुदृढ़ करना या मजबूत करना, इसको भी कंसोलिडेशन के रूप में समझा जा कह सकता सकते हैं, है। चलिए। हाँ। सी नेम्स एंड फॉर्म्स डू नॉट हाँ। मैटर इन फिलोसफी। हाँ, एक दर्शन कहावत समझ लिखी में आ है रहा। हाँ। शेक्सपियर ने, कॉल रोज बाय एनी नेम इट विल स्मेल स्वीट। अगर आप मतलब समझ गए कंसोलिडेशन, हाँ। मैं अपनी हिंदी को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कर आपकी रहा हूँ बहुत आजकल। मजबूत है सर, बहुत। मेरा बदकिस्मती से मैंने जितनी पढ़ाई करी वो सब अंग्रेजी मीडियम में करी, विदेश जाके करी। तो हिंदी मैंने बहुत, आपके मीडिया ने मुझे पिछले 10 साल में मेरी हिंदी बहुत सुधार दी है। पर जी। अभी मैं समझता हूँ बहुत लंबी यात्रा बाकी है। हाँ। सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसका मतलब तो जो आपने बताया कि हल्की सी भी गिरावट अगर आती है गोल्ड के दाम में, तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है, तुरंत जो है बाइंग होती है और वो फिर ऊपर चला जाता है। जी हाँ, अगर स्टैगर्ड वे में एसआईपी फॉर्म में कोई ले रहा है तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। हाँ। पर जो व्यक्ति एक साथ लगा रहा है, वो थोड़ा तरीका ठीक नहीं होता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ले रहे हैं और कर रहे हैं ये, हाँ। आपको हैरानी होगी, बहुत सारे हाई, कभी मौका लगा तो इस पे बात करेंगे कि जब, क्योंकि है क्या, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है,
उसको उसको अब निवेश करना है। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि आप एक साथ मत करिए। तो वो हम्म। ये कहता है साहब 10 लाख रुपए मेरे पास आज पड़ा है, हम्म। आप कह रहे हो इसकी एसआईपी कर दीजिए, तो मैं क्या 1 साल तक इसको रख के बैठा रहूंगा, क्योंकि आप तो थोड़ा थोड़ा करके करवाएंगे। तो उसका भी एक तरीका है हम्म। कि इसको कैसे करना होता है। अगर एक साथ पैसा पड़ा है, लगाना चाहते हैं, हाँ, पर लगाना है एसआईपी मेथड से, यानी हाँ, कि स्टैगर्ड वे में, हाँ, सब इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, जिस भी नाम से आप उसको बुलाते हैं। तो हाँ, वो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे कि क्या तरीका होता है। बाकी हाँ, अवसर जरूर है। ये तो मैं मेरे ख्याल लगभग रोज ही मैं बोलता हूँ कि एक अवसर हाँ, है निवेशकों के लिए। शायद आपको आज से 2 साल बाद ये प्राइस खाली खाली कागजों पर देखने को मिले, हिस्टोरिकल चार्ट्स में, कि हम्म, कभी सोना 4,000 भी हुआ करता था, हाँ। और 4,000 तक बहुत टाइम टिका हुआ था, और तब लोग कहा करते थे कि इसको खरीद लिया जाए। तो बिल्कुल इट्स एन अपॉर्चुनिटी, नो डाउट। बिल्कुल, हम लोग बात करते ही हैं सर कि आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले सोना 4,000 5,000 के रेट पर इंडियन करेंसी में हुआ करता था। तो वो तो बिल्कुल है ही। एक अंतिम सवाल सर, जाते जाते तेल पर जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी भले ही राहत दिखाई दे रही है, जो आपने बताया भी कि करीब करीब $10 की, लेकिन किस तरीके से सर ये तेल का जो खेल है, इसने पूरा इंडिया, भारत ही क्या, पूरा लग रहा है कि एशिया की पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल असर डाला है। बिल्कुल, इसने तेल ने सारा गणित, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल मैथ बोलते हैं हम उसको, वो सारा बिगाड़ दिया। बाय द वे, मैं एक अपडेट दे दूं आपको जी। बोलते बोलते, क्योंकि जी। मेरे सामने स्क्रीन निरंतर चलता रहता है। रुपए ने 96 को तोड़ दिया है, अब 95 रुपए 86 पैसे आ गया है। ओह। ये एक अच्छी खबर है, हाँ। क्योंकि क्योंकि इससे कच्चे तेल के दाम कम में हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर इंटरवीन किया, वो हमें रियल टाइम में पता हाँ। नहीं लगता है, बाद में पता लगता है। हो सकता है कुछ डॉलर स्वैप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, और इस समय रुपया 96 से नीचे काफी समय बाद फिर 95 रुपए 86 पैसे इस समय दिखाई दे रहा है। अब वापस आता हूं आपके सवाल पे, तो बिल्कुल इसने सारी गणित बिगाड़ दी है। चाइना, कोरिया, जापान, जापान। वियतनाम, भारत, ये ऐसे देश हैं। जापान तो 97% अपना तेल जो है बाहर से आयात करता है। तो इन्होंने सारा उनका गणित बिगाड़ दिया है, सारा का सारा ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सब कुछ बिगड़ गया है। और विदेशी मुद्रा भंडार, जो डॉलर रखने पड़ते हैं किसी भी देश को, उस मुद्रा भंडार में इसने अंतर डाला है। और हमारे अपने यहाँ देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लगता है आजकल जो उनकी टीम होगी अकाउंट्स की और कॉस्टिंग की और प्राइसिंग की, हर टेबल पे कैलकुलेटर पड़ा होगा। वो मुझे लगता है सारा दिन वो यही करते होंगे, अब $90 आया, देखो भैया अब कितना घाटा आया। हाँ। शाम को रिपोर्ट जाती होगी उनके बॉसेस को, आज पेट्रोल पे इतना घाटा है, डीजल पे इतना घाटा है, एलपीजी पे इतना घाटा है। अगले दिन सुबह रात को मुझे तो लगता है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, ये 24 घंटे, क्योंकि कीमतें तो 24 घंटे ट्रेड होती है, ये लोग बेचारे 24 घंटे ट्रेड करते हो, नजर रखते होंगे ऑयल की भैया, क्योंकि इनका तो घाटे और नफे का सवाल है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सारी, और सबसे बड़ा फर्क तो आम आदमी पर पड़ता है विक्रांत, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई की दर सीधा हाँ। सीधा अब क्रूड ऑयल पर निर्भर हो गई है। हाँ। क्या क्या चीज क्रूड ऑयल पर निर्भर नहीं है? हम्म। देखिए आप, एविएशन फ्यूल, आपकी गाड़ी में भरवाने का रूटीन, आपकी बाइक में पेट्रोल डीजल भरवाने का रूटीन, आपकी हवाई यात्राएं, और छोड़िए एफआईआई की बाइंग और सेलिंग। मैंने आपको बताया था कि एफआईआई बाइंग सेलिंग लगातार निर्णय लेता है कि इस समय क्रूड ऑयल क्या, तो शेयर हाँ। मार्केट हाँ। और फर्टिलाइजर, पेंट, केमिकल, बॉयलर्स वाली इंडस्ट्री। मुझे लगता है कहने को खाली कच्चा तेल है, पर आम आदमी को इस क्राइसिस ने एक चीज सिखा दी कि भैया जिंदगी में कभी कच्चे तेल पे लोग ध्यान नहीं देते थे, हाँ। ठीक है, बिल्कुल। पेट्रोल डीजल प्राइस पे देते थे, पर हाँ। अब इस कच्चे तेल ने खासकर इस सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को इतना जागरूक किया है कि हाँ। अब लोग कच्चे तेल को, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो मेरे से क्रूड ऑयल, जो कभी आज तक क्रूड ऑयल की हाँ। बात नहीं कर। एक बार तो वो साहब मिले पिछले हफ्ते मुझे, क्रूड ऑयल क्या भाव हुआ, यही साहब मुझे कुछ साल पहले मिले थे, बोलते क्रूड ऑयल क्या चीज होती है, ये कच्चा क्यों बोलते हैं, कच्चा होता है क्या, पका हुआ नहीं होता, इस टाइप के सवाल पूछते थे। हाँ। अब कच्चे तेल के बारे में लोग जागरूक हो गए। मुझे लगता है कच्चा तेल हर आम आदमी की जिंदगी में, इसके जो दाम है, हर आम आदमी की जिंदगी को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं तो। बिल्कुल सर। और भारत सरकार के लिए तो सर उल्टा बड़ा खराब ही हो गया कि E20 उन्होंने पेट्रोल में E20 इसलिए लाए थे कि थोड़ा सा हमारा पेट्रोल का बिल कम होगा, E20 से रेट कम होगा, सरकार पर वजन कम पड़ेगा, लेकिन जो दाम बिल्कुल बढ़ गए कच्चे तेल के, वो कई गुना उससे नुकसान ज्यादा हो गया। तो इधर बिल्कुल, बुराई देखिए ना, की ई तो। ट्वेंटी हाँ, बिल्कुल। ई ट्वेंटी की वजह से आपके गाड़ियों का जो पीले सारा नितिन हाँ। गडकरी जी, हरदीप पुरी जी के हाँ। जो कंट्रोवर्सी सारी चल रही है हाँ। कि भाई गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, वो कहते हैं लेकर आओ मेरे सामने किसका खराब हो रहा है। लोग कहते हैं हमारी एवरेज घट रही है।
वो कहते हैं हाँ थोड़ी एवरेज तो घटेगी। और इस क्रूड ऑयल ने एक और काम किया है, हाँ एक ईजेपी बन गई है रात को। हाँ बिल्कुल, पता वो लगा भी होगा वो आपको। भी वो भी वो भी एकदम तेजी से भागी है सर। कॉकरोच के बाद अब E20 जनता पार्टी बनने की खबर आई है। एथेनॉल और जनता इसमें तो पार्टी। जेंजी, इसमें जेंजी नहीं, हाँ इसमें तो बुजुर्ग लोग भी जुड़ने वाले हैं। हाँ क्योंकि ये तो हर उस गाड़ी और बाइक और कार और ओनर को प्रभावित करता है। हाँ देखते हैं अब ये E20 आंदोलन जो है, ये जो जिसकी नई मैंने बनती देखी, बहुत थोड़े समय में ये भी जोर पकड़ रहा है। हाँ मुझे लगता है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का सारा आंदोलन था, इसने कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को रास्ता दिखा दिया है कि सरकार से बात मनवानी हो तो क्या तरीका है अब। तो अब हाँ। ईजेपी नई बन गई है। तो देखिए क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है, हम तो क्रूड ऑयल के प्रभाव देख रहे थे। बिल्कुल सर। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, अब जो है E20 पर भी इस्तीफों की मांग शुरू हो गई है। तो नजर बिल्कुल। कर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में थैंक शामिल यू, हुए। थैंक और यू सो मच। दर्शकों से थैंक यही यू। अनुरोध कि दा स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल को आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हाँ रोज। ये जरूर, आप हाँ आप बोलते नहीं हैं। हाँ अरे आपको बिल्कुल। मैंने देखा, सर सर जब हम मेरी नहीं तो कम बोलते हैं। मेहनत है, आपकी ज्यादा मेहनत है, आप रोज नहीं, रिसर्च करके लाते हैं। मैं जी। मैं जो आपको ये कह रहा था कि हाँ जब हम ये नहीं बोलते हैं तो लोग सब्सक्राइब वाकई नहीं करते हैं। तो हाँ। हमारी हाथ तो जोड़कर आज से। सबसे प्रार्थना है हाँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इन हाँ देखिए लोगों को क्या है, वो छोटा सा बेल बटन एक उंगली से चलानी होती, पैसे तो लगते नहीं है। हाँ पर यहाँ पर बहुत बड़ी मोटिवेशन का वो कारण बन जाता है, और कभी कभी जब आप नहीं करते तो डीमोटिवेशन का भी कारण बन जाता है। आपकी उंगली हाँ हमारे, देखिए हमारे मूड स्विंग्स को आधारित करती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, स्वतंत्र को भी, शरद कोहली ऑफिशियल को भी, हाँ। जिससे हमें और प्रेरणा मिलते रहे आपके लिए ऐसी जानकारी। और मैं तो अपने चैनल पे एक लाइन बोलता हूँ, जाते जाते जी बोल जाता हूँ आप पर जी भी। जी। इस मॉड्यूल का आप तो खैर जनरल न्यूज भी कवर करते हैं, हाँ बड़ा कुछ कवर करते हैं, आपका तो जनरल न्यूज पर ये जो बुलेटिन होता है, ये इकोनॉमी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, उससे सोने चांदी, इससे संदर्भ रखता है। तो मैं तो बोलता हूँ हमारा लक्ष्य क्या होता है, देखिए आपकी इनकम में बढ़ोतरी करना, आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी करना, नहीं तो कम से कम आपको नुकसान होने से बचा देना। अरे नुकसान को बचाना भी तो एक तरह से प्रॉफिट है फायदा है, विक्रांत। बिल्कुल वो भी ये प्रॉफिट है। मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ जी। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच।